हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क का मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से मैंने मेंस को टैकल किया था एंड मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। तो आप भी इसी को फॉलो कीजिए बिकॉज अभी लास्ट 10 डेज बाकी है। तो लर्निंग टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, बस अभी इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविजन का वक्त है। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो फर्स्ट, डेली एडिटोरियल हमें करना है, रीड या स्किम, रीड प्लस स्किम दोनों में से दो एडिटोरियल पढ़ना है। एक रीड करना है, फुल्ली रीड करना है एंड एक फास्ट फास्ट स्किम करना है। तो एंड नेक्स्ट इज पैसेज करने के हैं मेंस लेवल के 2 या 3 पैसेजेस मिनिमम हमको दो तो करने ही करने हैं। पैराजंबल भी मेंस लेवल का 2 और 3। ये मैं मेंस लेवल इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल अभी मतलब मेंस का एग्जाम है तो हमें बस टफ टफ ही करना है। हमें इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं टू बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस एंड टू लाइक गेन सम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिकॉज कॉन्सेप्ट तो हम बेसिक क्वेश्चन से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेंस में बस वो थोड़ा घुमा फिरा के आता है, लैंग्वेज टफ यूज़ करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही पूछते हैं। ऐसा बैंकिंग में ये एक बहुत प्रिविलेज वाली चीज़ है एंड उसका एडवांटेज हमें होता है कि मेंस एंड प्री का सिलेबस सेम होता है। ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम होता है, बस हमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ा के मिलती है मेंस में। तो इसीलिए हमें इजी क्वेश्चंस भी करने हैं जो क्विजेस के फॉर्म में हमको करने हैं। तो प्री लेवल के क्विजेस हमको 3 to 4 क्विजेस देने हैं जिसमें बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाएंगे, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम्स या एंड अदर्स जैसे फीलर्स जैसे क्वेश्चंस। तो 3 4 क्विजेज एक टॉपिक के आपको देने के हैं। इसको हार्डली हाफ एन आवर लग जाएगा प्री के लेवल को, चाहे क्वांट हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। प्री लेवल के क्विजेज को हाफ एन आवर मोर देन सफिशिएंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब स्किप मत कीजिए। आप प्री लेवल को साथ में करते रहिए प्रैक्टिस, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड स्पीड स्पीड मेंटेन रहेगी। बिकॉज मैंने खुद नोटिस किया है कि जब हम ओनली मेंस लेवल के क्वेश्चंस टारगेट करते हैं तो हम थोड़ा ऐसे ले डाउन हो जाते हैं कि ओके टाइम ही टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब हम साथ में प्री की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी जो स्पीड होती है, जो एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ साथ हमारी जो स्पीड भी होती है वो बनी रहेगी। तो इसीलिए हाफ एन आवर डिवोट करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर। एंड रिवाइज करना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। प्लस आप अगर जो भी क्लासेस करते थे एरर डिटेक्शन के, जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं या कुछ नोट करके रखा है, तो वो सब आपको रिवाइज करते चलना है, स्पेशली इंग्लिश में क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एज यू ऑल नो। नेक्स्ट इज कॉन्ट। कॉन्ट को भी मैंने 2 आवर्स का शेड्यूल ऐसे देती थी कि डेली स्क्वायर क्यूब टेबल परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, इनको हार्डली 15 मिनट लगता है रिवाइज करने में। बट ये रिवाइज करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है डीआई में। एंड अगर सिंप्लीफिकेशन, तो वैसे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आता है, बट जो भी क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं अरिथमेटिक के, उसमें भी हमें बहुत यूज़ होता है। स्पेशली परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, रेशियो वैल्यूज़, ये सब में यूज़ होता है। एंड डीआई में भी जैसे मैंने बोला प्री लेवल भी करना है। तो मेंस लेवल के मैं 3 to 5 डीआई सॉल्व करती थी एंड प्री लेवल के भी 3 to 5 डीआई, एक क्विज वगैरह दे देती थी छोटा सा। एंड अरिथमेटिक के मिक्स क्विजेस देने हैं। अभी टॉपिक वाइज जाने का टाइम तो है नहीं, बट इन केस अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको आता है, जस्ट उसको ब्रश अप करना है, तो आप उसके लिए थोड़ा हाफ एन आवर टू एन आवर निकाल सकते हो कोई भी दिनों में। बट डेली तो आपको मिक्स क्विजेस देने हैं। तो मिनिमम 4 to 5 मिक्स क्विजेस मतलब 40 to 50 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। एक क्विज में अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 40 to 50 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अराउंड हाफ एन आवर टू एन आवर में, बिकॉज 10 10 मिनट्स के क्विजेज होते हैं। एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट, वही मैंने बोला कि अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी देख लेना चाहिए तो अभी टाइम है। ये 1 वीक, नेक्स्ट 1 वीक में तो आपको टोटली रिवाइज करना है, आपको बिल्कुल भी कुछ नया सीखने नहीं जाना है। तो इसीलिए ये मेरा शेड्यूल था। तो इसमें स्पेशली फोकस क्वांट में हमने डीआई पे दिया है एंड अरिथमेटिक के मिक्स क्विजेज में सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लस आपको स्क्वायर क्यूब टेबल ये डेली रिवाइज करना है, 15 मिनट से लगेंगे बट इसको डेली डेली करना है। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी 2 आवर्स ही डिवोट किया है मैंने। तो इसमें भी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एज यू ऑल नो कि ये वेटेज होता है इसमें सबसे ज़्यादा। तो पजल्स को मेंस लेवल के 3 to 5 पजल्स में करती थी एंड प्री लेवल के भी 3 to 5। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी मेंस एंड प्री लेवल के ऐसे क्वेश्चंस में करती थी। तो यहाँ पे भी प्री लेवल के ये जो आप 5 to 10 डीआईएस जो भी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो भी सॉल्व करोगे, उसको हार्डली 30 मिनट्स ही लगेंगे बिकॉज अभी हमारी इतनी स्पीड बढ़ चुकी है, जब हमने प्री क्रैक कर चुके हैं तो ऑब्वियसली कि 2 to 3 मिनट्स में हमारा प्री लेवल का एवरेज डीआई या फिर एवरेज पजल या सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है सॉल्व। तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, इससे स्पीड बहुत इंप्रूव होगी एंड स्पीड मेंटेन रहेगी। तो आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन में भी स्पीड स्पीड में पढ़ने की, स्पीड में सॉल्व करने की आदत रहेगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम जाता है, हमें ऐसा लगता है कि टाइम ही टाइम है, उस चक्कर में हम जो नॉर्मली हम डीआई
या पज़ल 6 टू 7 मिनट्स में सॉल्व कर सकते थे, उसको हम 10 टू 12 मिनट्स दे के बैठ जाते हैं। जिससे कि फिर आगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले, वो हम नहीं कैच कर पाते एंड वो बहुत गेम चेंजर होते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अगर डीआई एंड पज़ल्स हार्ड आ गए तो वही हमें बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मशीन इनपुट आउटपुट। ये बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, मैंने खुद ने ये कभी पढ़ा नहीं था, बट ऐसा हुआ कि फिर जब प्री का रिजल्ट आने का था तब मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था एंड बेसिक लेवल पे पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ा था। एंड एसबीआई क्लर्क मेंस में मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसी के भरोसे मुझे जो भी लीड मिली है एसबीआई में, तो वो मिली है बिकॉज़ 8 मार्क्स का मेरा मशीन इनपुट आउटपुट करेक्ट हुआ था एंड बहुत बेसिक लॉजिक था। वो मे बी लक समझिए या कुछ, वैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मुझे तुरंत क्लिक हो गया। एंड जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो सब बोल रहे थे कितना हार्ड था, हमने नहीं किया, एंड आई वाज़ लाइक कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी ये सॉल्व करके, बिकॉज़ मैंने तो उतने प्रैक्टिस भी नहीं किया था एंड मस्त होशियारी मार के तो नहीं आ गई मैं, ऐसा मुझे लग रहा था उस वक़्त, बट नहीं, वो करेक्ट हुआ बिकॉज़ मेरे अटेम्प्ट्स के हिसाब से मार्क्स तो एग्ज़ैक्ट मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे वैसे ही आए थे। तो इसलिए मशीन इनपुट आउटपुट मेंस में एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपको लॉजिक तुरंत क्लिक हो जाए उसका, तो वो 5-6 क्वेश्चंस ईज़िली हो जाते हैं। तो इसीलिए इसकी अगर आपने प्रैक्टिस मतलब आपने थोड़ा भी पढ़ा है या नहीं देखा है, तो अभी थोड़ा-सा देख लीजिए एंड अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ही कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो टोटली। उसके बदले आप पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग भी हाँ, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि टफ लगता है उनको, उनको लगता है उस टाइम में तो हम पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, बट पजल का ऐसा होता है कि बना तो पूरा बनता है, अदरवाइज नहीं। बट ये क्रिटिकल रीजनिंग में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड आप पढ़ के देखोगे तो ईजी होते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओके अजम्पशंस है तो हमें कितना तक अज्यूम करना है, हमें अपने हिसाब से अज्यूम करना है या क्वेश्चन में पैसेज में जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन वो देखना है। तो ये भी सिलॉक्स के जैसा ही होता है, यहाँ पे अपना कुछ दिमाग नहीं चलाना होता है, जो क्वेश्चन में दिया है उससे हमें सोचना है बस। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालो वहाँ पर। आपको एक ऐसे मतलब मैच्योर सिटीजन के हिसाब से कुछ अगर आपको डिसीजन देना है, तो वो वैसा डिसीजन कि जो सबके हित में हो, किसी का नुकसान ना हो, बायस ना हो एंड असम्पशन भी करना हो तो ऐसे ऐसे बिल्कुल रैंडम असम्पशंस ना हो, कुछ तो भी डेटा बेस्ड हो या फिर कुछ तो भी मतलब थॉटफुल हो, ऐसे असम्पशंस होने चाहिए। तो क्रिटिकल रीजनिंग भी आप बस एक क्लास 1-2 क्लास यूट्यूब पे कर लोगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएंगे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से क्विजेस, तो वो भी जो क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, वो भी जो 7 टू 8 मार्क्स के आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। एक एक टॉपिक से भी देखो एक एक आ गया, तो जैसे अजम्पशन, कॉजेज एंड इफेक्ट एंड समरी आती है कोई कोई क्वेश्चन में, तो ऐसे सब आ जाते हैं इतने मार्क्स के। एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस क्विजेस के, आपको प्री एंड मेंस के क्विजेज ही देने हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया एंड अदर जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, ये सब के आपको क्विजेज में ही कवर करने हैं। तो इसमें भी आप 4 to 5 क्विजेज दे दोगे मिक्स, तो ये भी हाफ एन आवर में हो जाएगा। तो आप अगर देखो तो इनको 1 आवर दिया है मैंने, बिकॉज इनको एक पज़ल को एक मेंस लेवल की ये तो हाफ एन आवर में हो जाएगा एंड एक मेंस लेवल की पज़ल को आपको हार्डली 10 to 12 मिनट्स देने हैं अगर बहुत टफ है। कोई कोई एवरेज भी होती है एवरेज लेंथ की, तो उसको आपको 7 to 8 मिनट्स में ख़त्म करना है। ऑन एवरेज आपको 10 मिनट्स एक पज़ल को देना है, इस हिसाब से देखिए पज़ल, और वेदर इट इज़ डी आई मेंस लेवल का। तो ये 1.5 आवर में ये सब कुछ होने के बाद हाफ आवर आपको क्विज़ेस देने के हैं बस। एंड अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का बोला, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वो ये शेड्यूल के अलावा टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये अगर 10 आवर्स का शेड्यूल है तो उसके अलावा आपको 1-2 आवर्स निकाल के ही वो वीडियोस देखने पड़ेंगे। आप उसके किसी भी शेड्यूल को रिप्लेस नहीं कर सकते हो कि ओके मैं सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं करता हूँ एंड मैं रीजनिंग का वीडियो देख लूँगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो पीडीएफ से या क्विज़ेस से करो। मैं ऐसे ही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई टीचर को फॉलो भी करते हो तो उनके क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, ना कि वो वीडियो के साथ साथ, बिकॉज वीडियो के साथ साथ टाइम वेस्ट भी होता ही है एंड प्लस हम थोड़ा मतलब टीचर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम अपना दिमाग नहीं चलाते। अगर हमें नहीं क्लिक हो रहा है तो हम तुरंत से वीडियो पॉज हुआ हुआ वीडियो रिज्यूम करके देख लेते हैं कि अच्छा कैसे हुआ है देखने दो। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए आपको बेस्ट है कि आप पीडीएफ से ही सॉल्व करो। एंड लास्ट है जीए जनरल अवेयरनेस। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो भी किया है कि लास्ट 6 मंथ्स का जीए हमने कैसे शॉर्ट में कवर करना है, बट यहाँ पे मैं क्विकली बता देती हूँ। तो आपको जून टू जनवरी या फिर दिसंबर 2020 तक करना है, तो जून टू दिसंबर विल बी मोर देन इनफ। उसमें भी अगर आपने कभी अभी जीए बिल्कुल ही आपका फ्लो में नहीं है, तो दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, ये लास्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे से करने हैं।
एंड एक सितंबर भी पकड़ लो, तो लास्ट 4 मंथ्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एंड आपको रिवर्स में पढ़ना स्टार्ट करना है, पहले दिसंबर पढ़ो, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो। एंड जो लोग रेगुलर करते हैं तो उनका तो क्या ही कहना। नेक्स्ट तो इसमें क्या करना है हमें, अड्डा का 247 का कैप्सूल आता है जो हार्डली 80-90 पेजेस का आता है, तो वो हमें पढ़ लेना है डेली बेसिस पे, हमें 10-10 पेजेस ऐसे कवर करने हैं। एंड नेक्स्ट इस प्रैक्टिस मॉक का 500 क्वेश्चंस पीडीएफ आता है, जो मोस्ट प्रोबेबल जो कि आ चुका है, मैंने आज ही सुबह देखा लिंक इसका। तो आप वहाँ से वो 500 क्वेश्चंस एक दिन में 2-3 आवर्स बैठ के आराम से पढ़ लोगे। एंड वीकली क्विजेस देने हैं। ये पीडीएफ पढ़ने के बाद, ये कैप्सूल पढ़ने के बाद जब आप क्विजेस दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने जो भी पढ़ा है यूज़फुल है, बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऑलमोस्ट मैच हो जाएंगे। मिनिमम 50% क्विज तो आप सॉल्व कर पाओगे। एंड क्विजेस देते वक्त भी बिल्कुल तुक्के मत मारना, बिकॉज अभी एग्ज़ाम बहुत नियर है। तो आप जो भी तुक्के मारोगे, जो भी रीड करोगे या लिखोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो इसीलिए ऐसा मत करना कि तुक्के मार रहे हो, बिकॉज वो एग्जाम में भी अगर सेम ऑप्शंस दिखे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, अच्छा मैंने टिक किया था, शायद सही था, तो मैं यहाँ पे भी कर देता। तो ऐसा मत करना। एंड रिवाइज मंथ वाइज, अभी ये सब पढ़ लो एक बार। एंड उसके बाद जो भी टाइम आता है तो एक दिन में एक मंथ का ऐसे रिवाइज मंथ वाइज, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं तो कैप्सूल में से डायरेक्टली मंथ वाइज पढ़ लो। एंड मंथ वाइज में पढ़ते हुए भी फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ते बैठ रहे हो, ऑबिचुरीज पढ़ रहे हो, बुक्स एंड ऑथर पढ़ रहे हो। पढ़ना है वो सब भी चीज़ें, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेट करती है तो। अदरवाइज आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी, जीडीपी रिपोर्ट्स जो भी अदर अदर रिपोर्ट्स है वो, एंड स्टेट न्यूज़ स्कीम्स, ये सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हाई वेटेज रखते हैं, जो हमारा 60-80% जीए का पोर्शन कवर कर देते हैं। बाकी 20% पे अगर आपको ध्यान देना है तो उसके लिए आपको पहले ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बाद ही उस पर ध्यान देना। तो ये हो गया एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी टाइप, स्ट्रैटेजी तो नहीं, बिकॉज ये फॉलोड तरीका है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये प्लान ही है जो एग्जीक्यूट हो चुका है, जो मैंने खुद एग्जीक्यूट किया था। एंड मैंने अपने कट ऑफ से आई गेस 18 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए थे। तो हाँ, 80 मार्क्स ओबीसी का कट ऑफ था एंड मुझे 98 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो समडे आई विल शेयर माई मेन स्कोर कार्ड, अभी तो टाइम नहीं है वो सब देखने का। एंड तो इसमें ये है कि मॉक कब देना है, तो मेंस का मॉक आई वुड सजेस्ट कि आप 2 या 3 ही मॉक्स दो। अभी अभी 10 दिन पकड़ के चल रहे हो तो हार्डली 2 मॉक्स आपके लिए इनफ हो जाएंगे। एंड वो भी अगर आप चाहते हो तो सबमिट करके दे दो। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि सबमिट करो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरा मॉक हमें टाइम के साथ देना है। बट अभी टाइम इतना कम है तो आप डायरेक्ट सबमिट कर दो। एंड अगर आपको लगता है कि टाइमर के साथ देना है तो दे देना। सबमिट करके जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं फास्ट में सॉल्व कर लेना है, जो नहीं आते उसको एक बार देख लेना है उसके सॉल्यूशंस क्या है। एंड अभी वो टाइम है जब आपने पढ़ाई करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट मार्क किए थे क्वेश्चंस, ये आपको लगा था ओके ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्जामिनर ऐसा घुमा के पूछ सकता है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे तो ऐसे अभी रिवाइज कर दो। एंड प्रैक्टिस विद टाइमर ओनली, मतलब आप पीडीएफ से पढ़ो या क्विजेस दे रहे हो तो वहाँ टाइमर होता है, बट पीडीएफ से पढ़ते वक्त डू प्रैक्टिस विद टाइमर। या टेक्स्ट बुक भी कोई कोई फॉलो करते हैं, मैगजीन्स वगैरह, तो उसमें से भी पढ़ते वक्त डू सॉल्व विद टाइमर्स ओनली। तो ये था क्विक एनालिसिस, ये क्विक प्लान। ये आपको अगर आप करोगे 10 डेज में तो बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप अपना सोचो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आई होप आपने प्री निकाला है तो आपने सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको बस रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल। तो ये फॉलो कीजिए एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको भी इससे अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।